हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सभी टॉपिक बताएंगे 2025 बोर्ड परीक्षा का। देखिए, एक वीडियो में आपका 70 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मात्र आधे घंटे के अंदर, क्या बच्चों, आधे घंटे के अंतर्गत आप सभी लोगों का संपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करवाने वाले हैं। यानी आप मानकर चलिए कि पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघुत्तरीय प्रश्न हो, चाहे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो। यानी कि पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। गारंटी दे रहा हूँ कि एक वीडियो आप देख लेते हैं तो 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में। ये क्लास 12 वाले भौतिक विज्ञान वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न को। क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है कि 2 × 10⁻⁻18 जूल, 2 × 10⁻⁻20 जूल, और 1.6 × 10⁻19 जूल, और 1.6 × 10⁻19 जूल। तो देखिए यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर तीसरा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका होता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा परिवर्तन है जो तब होता है जब एक इकाई आवेश एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट के विभवांतर से गुजारा जाता है। या आप यूं ही कह सकते हैं कि Q/T होता है। एक सेकंड में प्रवाहित की गई आवेश को एक सेकंड में प्रवाहित की गई आवेश को एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसका मात्रक होता है जूल, यानी कूलाम बटे सेकंड होता है, जिसका मात्रक जूल होता है। ये आपका लिखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। या परिभाषा लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा परिवर्तन है जो तब होता है जब एक इकाई आवेश का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन कि 1 वोल्ट के विभवांतर से गुजारा जाता है। तो ये आपका क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। आइए देखिए आपका उपयोग। देखिए आपका यहाँ पर MCQ के साथ साथ उसका परिभाषा उपयोग भी लिखा है। जैसे देखिए उपयोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग आमतौर पर परमाणु और उप परमाणु कणों की ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह कण बहुत छोटे होते हैं और इन पर लगने वाले बल बहुत कम होते हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि आपका कोई भी परमाणु ले लीजिए, इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, क्या कोई ना कोई चीज़ें परमाणु हैं। तो देखिए छोटे छोटे परमाणु क्या होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म कण के होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। तो उन छोटे कणों पर जब होता है तो उसमें बहुत ही कम बल लगता है, बहुत ही कम बल लगता है। उन्हीं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। समझ में आ गया? देखते हैं दूसरा क्या है? धन आवेशित वस्तु में होती है। धन आवेशित वस्तु में क्या होती है? जो धन आवेशित वस्तु होती है उसमें क्या होती है? न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, कि प्रोटॉनों की कमी होती है, कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो देखिए अगर धन आवेशित रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और जब ऋण आवेशित होता है तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। समझ में आ गया? आपसे कोई पूछ ले कि धन आवेशित वस्तु में होती है तो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और यहीं पर दे दे आपको कि ऋणावेशित वस्तु में होती है। ऋणावेशित वस्तु में होती है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है, अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, आवेश का कारण किसी भी पदार्थ का परमाणु में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कोई भी परमाणु उसमें क्या होता है? एक परमाणु प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब देखिए आवेश का कारण। देखिए कोई परमाणु है, परमाणु में 3 चीजें पाई जाती हैं आमतौर पर, आप लोग जानते होंगे। क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस का होता है जी, यानी धनात्मक होता है। प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, धनात्मक होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन मतलब होता है वो होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रल उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है। अब समझते हैं यहाँ पर धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है। देखिए यहाँ पर तो इतना समझ में आ गया होगा ना कि कोई परमाणु है, परमाणु में 3 चीज़ें होती है।
एक आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, यानी ऋणात्मक होता है, और जो आपका प्रोटॉन होता है वो आपका धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? क्या प्यारे बच्चों, धनात्मक आवेश जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम होती है तो वस्तु पर कुल धनात्मक आवेश होते हैं और हम उसे धन आवेशित कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है, धनात्मक आवेश क्या होता है, कोई वस्तु है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी वस्तु होगा इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो जहाँ पर माइनस कम हो, क्या बोला, धनात्मक क्या बोला, प्रोटॉनों की संख्या से कम हो, मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपका ये आपका कम हो और ये आपका ज़्यादा हो। देखिए प्रोटॉनों की संख्या को प्लस से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को माइनस से, तो जहाँ पर भी प्लस अधिक रहेगा वहाँ पर धनात्मक आवेश रहेगा, और जहाँ पर आपका माइनस अधिक रहेगा वहाँ पर आपका ऋणात्मक आवेश रहेगा। समझ में आ गया? यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो, मतलब माइनस जो हो प्लस से अधिक हो तो ऋणात्मक आवेश होगा, और जहाँ पर प्लस जो हो माइनस से अधिक हो तो वहाँ पर धनात्मक आवेश होगा। अब बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है? तो देखिए वेग का है, कोणीय संवेग का है, विभव का है, या ऊर्जा का है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। समझते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? तो यह ऊर्जा की एक इकाई है। ऊर्जा की क्या है? एक इकाई है। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से गुजारा जाता है तो वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या बोला है? जब एक इलेक्ट्रॉन के वोल्ट को विभवांतर से गुजारा जाता है तो वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब देखिए अन्य विकल्पों के कारण वेग और कोणीय वेग, देखिए यहाँ पर अन्य विकल्प भी दिए गए हैं। वेग क्या है, कोणीय वेग क्या है, विभव क्या, सारी चीज़ों का एक चीज़ों का निचोड़ है, समझ लीजिएगा। देखिए अन्य विकल्पों का कारण वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन मीटर में और समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड होता है, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। बी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जो कहते नहीं है 100 वोल्ट, तो बी बराबर कितना दिया है? 100 वोल्ट दिया, तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है। समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे का अगला क्वेश्चन आपका दिया चौथा देखिए दिया है कि किसी आवेशित गोलीय चालक में विद्युत में आपको विद्युत क्षेत्र बताना है। तो गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। देख लिया आप, गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र, कोई आपका गोला ले लीजिए, इसमें जो चालक चाहे विद्युत क्षेत्र के भीतर हो और चाहे विद्युत क्षेत्र के बाहर हो, इसमें जो होता है गोले के बाहर भी शून्य होता है और गोले के अंदर भी शून्य होता है। दूसरा आपका यहाँ पर है कि गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ घटता आ जाता है। देखिए गोले के अंदर अगर शून्य है और गोले के बाहर भी शून्य है, लेकिन अगर इसकी दूरी क्या करें, इसकी दूरी बढ़ा दे, इसकी दूरी जैसे यहाँ पर थी तो यहाँ पर कर दे, मतलब दूरी बढ़ाते जाएंगे तो ये अंदर 0 था तो इधर और कम होता जाएगा, नहीं माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब यह गोले के भीतर शून्य होता है, बाहर भी शून्य होता है, लेकिन अगर गोले के बाहर की दूरी को बढ़ाया जाए तो वह घटता जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम हो जाता है। यह आपका तीसरा है। चौथा देखिए यही क्वेश्चन था, ये MCQ था। देखिए किसी आवेशित गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र, किसी गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र जो होता है गोले के भीतर शून्य, देखिए गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। गोले के भीतर शून्य होता तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ घटता है। गोले के भीतर शून्य होता तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा बाहर शून्य होता है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। देखिए आपका MCQ था, हमने इसका मतलब समझा दिया। आंसर देखिए आंसर है
आंसर यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, मतलब अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र पर सभी बिंदुओं पर शून्य होता है। इसका कारण यह है कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, जब गोले को आवेश दिया जाता है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, गोले के भीतर बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। इसका कारण यह है कि चालक के अंदर जो मूल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, मतलब इधर से इधर गति करते रहते हैं। जब गोले को आवेश दिया जाता है, इस पर आवेश दिया जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं इसी पर लिए। अब देखिए गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान गोले के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे हम गोले से दूर जाते हैं विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है, यह कूलॉम के नियम के अनुसार होता है। अब देखिए क्या बताया गया है कि अगर इसके अंतर्गत है, देखिए यह हमने क्या किया, ये गोला ले लिया, देखिए एक हमने क्या ले लिया, गोला ले लिया, एक हमने क्या लिया, गोला लिया। अब देखिए क्या बोला है, इसमें बोला गया कि गोले के बाहर ये आपका विद्युत क्षेत्र समझ लीजिए इतना है, तो भाई साहब इसके और इतना, तो देखिए अगर हम इधर और दूर ले जाएं तो इधर जो रहेगा को इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, देखिए गोले के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे हम गोले से दूर जाते हैं ऐसे हम गोले से दूर जाते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। क्यों भाई, जब कोई चीज़ें नज़दीक, कोई चीज़ें जब पास में होती है, देखिए ये आपकी पिताश्री हैं, ये आप हैं, तो जब इनके पास रहेंगे तो आप डरेंगे तो विद्युत क्षेत्र इनका अधिक हो रहेगा। और जैसे आप दूर जाएंगे तो आपको डर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। इसी प्रकार है अन्य विकल्पों का कारण। पहले विकल्प का कारण यहाँ पर देख लिए पहले विकल्प का कारण है यह पूरी तरह से गलत है, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। कोई आपसे पूछे कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो शून्य नहीं होता है। तीसरा, यह आंशिक रूप से सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं, क्योंकि गोले के बाद विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ना कि केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं। दूरी आपका आर है, दूरी आपका क्या है, आर है, इसके व्युत्क्रमानुपाती नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी। चौथे का विकल्प है, देखिए चौथा है, यह पूरी तरह से गलत है क्यों गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, अधिकतम नहीं। देखिए यह भी गलत है कि गोले के अंदर शून्य होता, गोले के अंदर शून्य नहीं होता। शून्य क्या लिखा, यह पूरी तरह से गलत है कि गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, मतलब अधिकतम नहीं। देखिए गोले के अंदर जो भी लोग कहते हैं शून्य होता है वो गलत है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के अंदर केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है, बढ़ता है या उतनी ही रहता है या सब जगह शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सब जगह शून्य होता है। अब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, जब किसी धातु के गोले को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश गोले की सतह पर ही सीमित रहता है। गोले के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं जब गोले के आवेश दिया। यही चीज़ें देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा अभी जो कि हमने समझा दिया है। देखिए इसको भी हमने आपको लोगों को समझा दिया, ऊपर यही क्वेश्चन दिया गया था हमने समझा दिया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन अनमोल अकेडमी 33 आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेशित खोखला गोला किसी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इसका कारण यह है कि गाउस के नियम के अनुसार इस खोखले गोले के अंदर का कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आगे बात करते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, यह आपका वोल्ट मीटर होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, या किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक माप है। मात्रक एसआई पद्धति में वेबर होता है, अंग्रेजी अक्षर में डब्ल्यू बी होता है, अर्थात वेबर दर्शाया जाता है, डब्ल्यू बी से दर्शाया जाता है।
अन्य विकल्पों का विश्लेषण। देखिए वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, ई बराबर होता है क्या, V/Q, सॉरी हाँ, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, और यह वोल्ट मीटर या कोई मान्य मात्रक नहीं है, मतलब यह किसी का मात्रक नहीं है। न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, जो कि होता है ई बराबर F/Q न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए विद्युत फ्लक्स को निम्नलिखित सूत्र से दर्शाया जाता है। फाई बराबर होता है EA cos थीटा, जहाँ फाई जो है विद्युत फ्लक्स यानी WB वेबर है, विद्युत, और जहाँ पर E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे न्यूटन प्रति कूलाम में, और A जो आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसे मीटर स्क्वायर में होता है, और जो आपका थीटा है विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब के बीच का कोण है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों चीज़ें आपका है, फाई विद्युत फ्लक्स, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा जो होता है वो कोण होता है। अब देखिए बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न? अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 1 है, किसी चालक को धन आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? धन आवेशित का मतलब होता है प्लस चार्ज, धन आवेशित का मतलब होता है आपका प्लस चार्ज। यानी किसी चालक में, कोई चालक तार ले लीजिए, कुछ भी चालक ले लीजिए, उसमें अगर हम धन आवेशित करें तो उसके द्रव्यमान क्या होता है, M, यानी द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान घट जाएगा। द्रव्यमान क्या, अगर प्लस लगा दे तो अभी मैंने बताया प्लस है तो कमी और माइनस है तो अधिकता, तो अगर हम प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, और धनावेशित करने पर चालक में कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। आगे आपका प्रश्न संख्या 2, MKS पद्धति में निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा लिखिए। निर्वात की विद्युतशीलता होता है E0, इसका वो होता है 8.85 × 10⁻12 MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा इस प्रकार होती है। फाई बराबर होता है Q²/F×L²। देखिए फाई जो है विद्युत आवेश जिसका बीमा A×T होता है, बल F जो है वो आपका बल है जिसका बीमा mL²T⁻²। देखिए यह आपका एप्सिलॉन नॉट का सूत्र होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह होता है आपका। तो देखिए जो फाई है यह आपका विद्युत आवेश है जिसका मात्रक आपका A/T होता है, F जो आपका बल है जिसका मात्रक आपका, देखिए जिसका मात्रक mL²T⁻² होता है, और L जो आपका है लंबाई है जिसका मात्रक L होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम सब निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये देखिए Q का मान धरेंगे, Q का मान किधर गया, Q का मान इधर है, AT रखेंगे तो A² × T का स्क्वायर। अब देखिए M F का मान रखेंगे, F का मान, और इसके बाद में लंबाई L का मान रखेंगे, L का मान इधर है A² × T⁻4/m⁻L³। या इसको और ऊपर लेना चाहे, आप इसको ऊपर ले जाना चाहे तो देखिए इस प्रकार भी हो सकता है, A² T⁻4, और M को ऊपर ले जाएंगे तो m−1 हो जाएगा, और L को ऊपर ले जाए तो L⁻³ हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। ये रहा आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 3, विद्युत क्षेत्र के 2 उदाहरण बताइए। विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं इसे, इसके 2 उदाहरण देना है। देखिए विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें बराबर परिमाण के परंतु विपरीत चिन्ह के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा निकाय है जिसमें बराबर परिमाण के परंतु विपरीत चिन्ह के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, मतलब बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण हैं, कई अणु जैसे कि जल H2O अणु, अमोनियम NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl अणु आदि विद्युत द्विध्रुव के रूप व्यवहार करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार, देखिए क्या बोला है कि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी, तो 2 आवेशित कणों के बीच, देखिए ये विद्युत द्विध्रुव है, हमने माना इसके आवेश की दूरी Q1 Q2 है, तो यहाँ पर Q1 Q2 है,
और बीच की दूरी आधी की जाए आर स्क्वायर इंटू के, ये आपका कूलाम का नियम है, ये आपका क्या है कूलाम का नियम। तो देखिए क्या लिखा, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल कूलम्ब लिखा है, लेकिन कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियमानुसार क्या होता है, एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर ये आपका बल है, ये बल यह बल है कि आपका एक नियतांक है, Q1 Q2 दोनों कणों के आवेश हैं, और जो R है वो कणों के बीच की दूरी है। समझ में आ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यदि R को आधा कर दिया जाए तो R/2 हो जाएगा। देखिए R क्या है, पूरा है, इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ये आपका यफ था, कूलाम के नियम से यफ था। अब यफ डैश निकालते हैं, क्या बोला है, दूरी का आधा कर दिया जाए तो K इंटू Q1 अपान Q2 अपान R अपान 2 का होल स्क्वायर। देखिए R का स्क्वायर तो जब आधा करेंगे तो R अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर करेंगे K यही रहेगा Q1 इंटू Q2 R अपान R का स्क्वायर, R का वर्ग, R का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, तो 2 दूना 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बराबर F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अब यहाँ से जब 4 को हटाएंगे इधर गुणा करेंगे तो 4F हो जाएगा। अर्थात जो आपका निकल कर आया है, यहाँ पर देखिए जो आपका निकल कर आया है 4F बराबर होता है Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर K इंटू R स्क्वायर। ये आपका है, अगर 4 को इधर लेकर आए तो इधर आपका 4 हो जाएगा, 4 के Q1 Q2 R स्क्वायर। ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है कि क्या किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। विद्युत विभव का मतलब होता है बी शून्य हो सकता है। देखिए विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहाँ विद्युत क्षेत्र, मतलब ई का मान 0 है तो क्या बी का मान भी 0 हो सकता है। देखते हैं, नहीं, क्यों नहीं शून्य हो सकता। क्यों नहीं शून्य हो सकता, देखिए किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है, यानी बी 0 हो सकता है, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझिए, उदाहरण है 2 समान आवेश, जैसे 2 धनात्मक आवेश या 2 ऋणात्मक आवेश के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है, लेकिन वहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। यह इस कारण होता है कि उन आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं और परस्पर जुड़कर शून्य नहीं होते, जबकि विद्युत विभव उस बिंदु पर एक दूसरे को रद्द कर सकता है और शून्य हो सकता है। देखिए क्या होता है, 2 समान आवेश, अगर समान आवेश हो प्लस प्लस हो तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस हो तो जुड़ जाएगा। तो देखिए विद्युत क्या बोला, धनात्मक आवेश के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है। अगर प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो विभव शून्य हो सकता है, लेकिन वहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा। भाई साहब अगर यहाँ पर प्लस प्लस है माइनस माइनस हो तो विभव शून्य होगा, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो शून्य नहीं होगा। यह कारण होता है कि उन आवेशों के उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक दूसरे विपरीत दिशा में होते हैं, प्लस माइनस विपरीत दिशा में होते हैं, वह एक दूसरे से परस्पर जुड़कर शून्य नहीं होते, जबकि विद्युत विभव शून्य हो जाते हैं। इस प्रकार यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो लेकिन वहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य न हो। अब देखिए प्रश्न संख्या 6वां, विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या है। क्या प्यारे बच्चों, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम आखिरकार पहले क्या होता है, कूलाम का नियम 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों, आवेश Q1 इंटू Q2 है, इसके क्या होता है अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वो ये होता है कूलाम का नियम। समीकरण फर्स्ट मानिए, समीकरण सेकंड मानिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा। देखिए कूलाम के नियम को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, गणितीय रूप में करें। यह 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 हो, जो हमने बताया दूरी R हो तो उनके बीच लगने वाला बल F सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए F बराबर होता है, यह आपका K आपका नियतांक है, K का स्थान पर आपका माना गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर। देखिए F विद्युत बल है न्यूटन में, Q1 Q2 जो है 2 बिंदु आवेश हैं, R जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान होता है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह आपका होता है कूलाम के नियम का, आपका निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। प्रश्न संख्या 9, विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं।
विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश से आप क्या करते हैं, क्या आप समझते हैं? तो देखिए उत्तर है किसी आवेशित कण का विशिष्ट आवेश उसके आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात होता है। देखिए विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो किसी आवेशित कण का विशिष्ट आवेश क्यों मान लेते हैं, आवेश, विशिष्ट आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात, किसके द्रव्यमान का वो अनुपात, आवेश के द्रव्यमान का अनुपात, यही क्या होता है आपका विशिष्ट आवेश होता है। विशिष्ट आवेश क्या होता है, किसी आवेशित कण का विशिष्ट आवेश उसके आवेशित कण के द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वो आपका विशिष्ट आवेश कहलाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। क्या बच्चों देखिए एक क्वेश्चन का आंसर है, पूरे बुक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरे बुक के महत्वपूर्ण आंसर है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए अनमोल एकेडमी 33 टेलीग्राम चैनल। समझ में आ गया? आगे देखते हैं अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला आपका है, यहां से देखते हैं अगला, विद्युत द्विध्रुव क्या है? क्या विद्युत द्विध्रुव? तो विद्युत द्विध्रुव वह क्षेत्र निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर होता है। विद्युत द्विध्रुव वह विद्युत निकाय जिसमें दो बराबर, देखिए एक प्लस हो तो एक माइनस हो, परंतु विपरीत प्रकृति के, इसके ये माइनस ये प्लस है, विपरीत प्रकृति के है, इसकी दूरी अल्प हो, इसकी दूरी क्या हो, अल्प हो, अल्प दूरी एक दूसरे पर अल्प दूरी पर या बहुत कम दूरी पर रखे हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आ जाइए लघुत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन पे। क्या प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन्ग, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या लिखना है हमें, विद्युत फ्लक्स तथा मात्रक लिखना है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स तथा मात्रक क्या होता है, तो देखिए सबसे, अथवा विद्युत फ्लक्स क्या आशय है, ऐसा पूछ सकता है। विद्युत फ्लक्स पर टिप्पणी लिखिए, विद्युत फ्लक्स का आशय क्या है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार 3 प्रकार से आपका क्वेश्चन बना सकता है, तीनों का मतलब एक ही है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो बात समझते हैं, परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है बच्चों, परिभाषा। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी बंद पृष्ठ, या आपका बंद पृष्ठ है से गुजरने वाला, इससे जो भी गुजर रहा है कुल विद्युत फ्लक्स जितने भी हैं, कुल टोटल विद्युत फ्लक्स, ये इनकी बल रेखाओं के कितनी रेखाएं हैं उस संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं विद्युत फ्लक्स तो वीडियो हमने बनाया वहाँ से देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का माप विद्युत फ्लक्स कहलाता है। 2 प्रकार से आपका लिखा हुआ है। मात्रक की बात की जाए तो मात्रक आपका होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह आपका विद्युत फ्लक्स का क्या है, मात्रक है। इसे वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। न्यूटन प्रति कूलम को, न्यूटन मीटर प्रति कूलम को क्या लिखते हैं, वोल्ट, और मीटर हो गया तो वोल्ट मीटर हो गया। समझ में आ गया होगा। गणितीय रूप की बात की जाए, यदि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए ये आपका अवकलन में आ गया, समाकलन में, तो किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल जो ds है अवकलन, और विद्युत क्षेत्र E है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई तो निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार फाई बराबर समाकलन E यानी इंटीग्रेशन E इंटू ds, जहाँ ये आपका इंटीग्रेशन समाकलन चिन्ह है और डॉट उत्पाद को दर्शाता है, महत्वपूर्ण बिंदु। विद्युत फ्लक्स एक क्या है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक या ऋणात्मक शून्य हो सकता है। देखिए ये ऐसा नहीं है कि विद्युत फ्लक्स का मान प्लस रहेगा, विद्युत फ्लक्स का मान माइनस रहेगा, विद्युत फ्लक्स का मान शून्य रहेगा, तीनों में से कोई भी हो सकता है, नो डाउट कोई भी हो सकता है। तीसरा है यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ को अंदर से बाहर की ओर पार करती है। विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं पृष्ठ के अंदर से बाहर की ओर पार करती हैं तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, धनात्मक होता है। आगे बात करते हैं, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ को बाहर से अंदर की ओर पार करती हैं तो फ्लक्स धनात्मक होता है। यहाँ पर क्या लिखा था, देखिए क्या लिखा था, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर से, ये आपका पृष्ठ है, इसके अंदर से बाहर की ओर पार करेंगी तो ये आपका प्लस होगा। और दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ को बाहर से अंदर की ओर पार करेंगी, इधर बाहर से अंदर की ओर पार करेंगी तो विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया कि अंदर से
बाहर जा रहा है तो प्लस, और बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो माइनस। तीसरा पॉइंट है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर है तो फ्लक्स शून्य होगा। समांतर का मतलब है इस प्रकार हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो उसका फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं समविभव पृष्ठ। ये देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इंपॉर्टेंट है बट आसान है। समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए सबसे आसान टॉपिक मैं मानता हूँ कि यही है। देखिए कैसे अभी आप लोग कहेंगे आसान है। सम्मिश्र प्यार बच्चों, तो सम्मिश्र होता है समान। सम्मिश्र क्या होता है, समान। विभव मिश्र क्या होता है, विभवांतर। विभव मिश्र विभव मान लीजिए। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है। देखिए कई प्रकार से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि समविभव का परिभाषा लिखिए और समविभव की विशेषताएं लिखिए तो ये अलग अलग, नहीं। समविभव पृष्ठ की परिभाषित कीजिए। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है। ये तीनों मिला जुला के क्वेश्चन एक ही है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई विद्युत क्षेत्र, ये हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया, ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया, विद्युत क्षेत्र ले लिया, विद्युत क्षेत्र ले लिया में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, विद्युत क्षेत्र ले लिया। विद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी विभव, ये विभव सॉरी ये आपका क्या हो, ये आपका विभव क्या हो, ये आपके चारों ओर के विभव क्या हो, समान हो। ये आपका क्या हो, चारों ओर के क्या हो, विभव क्या हो, समान हो। तो ये क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में ये आपका गोला जो विद्युत क्षेत्र है, कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात करते हैं विशेषताएं। इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं आपका है, देखिए पहली विशेषताएं यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली विशेषता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। लंबवत का मतलब यह होता है, लंबवत समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा उस बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। इसका कारण यह है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर होती हैं तो एक परिरक्षण आवेश को पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है, जो कि समविभव पृष्ठ की विरुद्ध होगा। दूसरा है समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है और समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान हर बिंदु पर समान होता है, इसलिए समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। उदाहरण क्या आपका यहाँ पर उदाहरण है, उदाहरण क्या है, एक आवेशित चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें समविभव पृष्ठ होती हैं। अगला आपका समविभव पृष्ठ का महत्व। समविभव पृष्ठ का महत्व क्या है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, मतलब समविभव पृष्ठ का वर्क कार्य कहाँ होता है, समविभव पृष्ठ का आपका महत्व क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, विद्युत विभव की गणना करने में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समविभव पृष्ठ होता है। प्रश्न संख्या 3, किसी समविभावी पृष्ठ के दोनों बिंदुओं के बीच 500 माइक्रोकुलाम आवेशित को कार्य कराने पर कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके, देखिए ये चीज़ें तो अभी हमने बता दिया भाई साहब, फिर से बता दे रहे हैं। एक समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसके बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। इसका मतलब यह कि पृष्ठ पर किसी भी बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर शून्य होता है। ये अभी मैंने बताया समविभव पृष्ठ क्या होता है। क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला है कि बीच 500 माइक्रोकुलाम आवेश को गत कराने में कितना कार्य, मतलब W का मान निकालना, मोटा मोटा क्या ज्ञात करना है, W का मान निकालना है। और ये आपका आवेश Q दिया है 500 दिया है, और इसको हम माइक्रोकुलाम में दिया है तो कुलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁶ के गुणा करा देंगे। तो कार्य का सूत्र यहाँ से देख लेते हैं। कार्य का सूत्र, किसी आवेश को Q एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य W निम्न सूत्र द्वारा जाता है। W बराबर Q इंटू B2 माइनस B1। देखिए जहाँ आपका W जो है किया गया कार्य, Q आपका आवेश है,
B2 बिंदु B पर विद्युत विभव है, B1 जो है बिंदु A पर विद्युत विभव है। चूंकि हम जानते हैं समविभव पृष्ठ के लिए B2 बराबर B1, मतलब B2 बराबर B1 होता है, B1 B2 बराबर होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि B2 माइनस क्या हो जाएगा, B1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये क्या, इसका मान क्या आएगा, 0। अतः किया गया कार्य W बराबर क्या सूत्र प्राप्त हुआ था, Q1 इंटू B2 माइनस B1। B2 भी माइनस B1 का मान 0, Q का मान 0 से गुणा कराएंगे तो W का मान क्या आएगा, 0 जूल। 0 W बराबर 0 जूल, कार्य का मात्रा जूल होता है। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किसी भी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या बोला, किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच किसी भी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होता है, जो कि B2 माइनस B1 बराबर 0 हमने बताया है। इसलिए 500 माइक्रोकूलम आवेश को समविभव पृष्ठ के दोनों बिंदुओं के बीच गति कराने में किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। भाई B2 माइनस B1 शून्य, तो शून्य का गुणा Q में तो वो भी शून्य, अर्थात कार्य जब भी आपसे कोई पूछे कि 500 माइक्रोकूलम आवेशित को समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच गति कराने में कार्य कितना होगा, 0। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चौथा क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईबी से लिखते की परिभाषा दीजिए। पहले भी हमने बताया, फिर से बता दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त होती है जब उसे 1 वोल्ट के विद्युत विभव अंतर के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। सरल शब्दों में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट, 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। गुणा कराएंगे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम आएगा, जूल आएगा। क्या है, जूल, कार्य पूछा है ना, जूल आएगा। प्रश्न संख्या 5वां, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा। देखिए अलग अलग है, संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा। ये बात करते हैं। संधारित्र क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन उपकरण है जो विद्युत आवेश को संग्रहित में होता है इकट्ठा करना। दूर आवेश हो, संग्रहित इकट्ठा कर ले। इसके एक साधारण भाषा में समझे तो संधारित्र एक ऐसी छोटी सी बैटरी की तरह होता है जो विद्युत ऊर्जा को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, बैटरी की तरह होता है। जैसे बैटरी होता है ना, बहुत सारे जो होते हैं मतलब बहुत सारे जो चार्जिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है। उसी प्रकार ये होता है, बहुत सारे आवेशों को संग्रहित करता है। छोटी सी बैटरी की तरह होता है जो विद्युत ऊर्जा को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है और फिर जब ज़रूरत पड़े तो वह वापस दे सकता है। मतलब जैसे लाइट आई तो आप क्या कर लेते हैं कि बैटरी को चार्जिंग कर लेते हैं, तो वो आपने आवेश को संग्रहित कर लिया और जब लाइट चली गई तो उसको क्या बोला, कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है और फिर जब ज़रूरत पड़े, अब आपको लाइट चली गई तो आपको मोबाइल चार्जिंग करने की ज़रूरत है, लाइट जलाने की ज़रूरत है, तो आप उस बैटरी से क्या कर सकते हैं, तो यह आपका संधारित्र है। संधारित्र की संरचना, ये देखिए आपका संधारित्र इस प्रकार का होता है। संधारित्र आमतौर पर दो धातुओं की प्लेटों से बना होता है जिन्हें एक दूसरे के करीब रखा जाता है लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। इन प्लेटों के बीच एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है जिसे पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। संधारित्र की धारिता परिभाषा, किसी संधारित्र की धारिता उसमें संग्रहित आवेश उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात का मतलब होता है बटे में चीज़ों। क्या बोला है, संधारित्र को लिखते हैं C से। क्या बोला है, संधारित्र की धारिता उसमें संग्रहित आवेश को किससे लिखते हैं, Q से, अपान उस पर लगाए गए विभवांतर B के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। यहाँ से समझते हैं C जो आपका धारिता यानी फैराड में मापी जाती है, Q आपका संधारित्र में संग्रहित आवेश जो कि कूलम में है, B आपका संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर जो कि आपका क्या है, वोल्ट में है। समझ में आ गया बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए आपका टोटल इतना क्वेश्चन था जो कि पूरे फिजिक्स का था, फर्स्ट पार्ट का पूरा था। तो आई होप आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल किसी ने वीडियो किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।